चले शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत और इसमें एल्टन मेयो का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मेयो। जो ये मानव संबंध सिद्धांत या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, ये F.W. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है या उसी पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा संक्षेप में फिर से चर्चा करेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की, और वहीं से फिर मानव संबंध सिद्धांत की उत्पत्ति होगी। एल्टन मेयो आप देख रहे हैं, बेसिकली ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट हैं। समय 1880 से 1949 है। यूएस में फिर सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर रहे हैं ये, और वहीं इन्होंने अपनी ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया है। तो देखें 1910-11 F.W. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और जिसे हमने संगठन की प्रथम व्यवस्थित विचारधारा, फर्स्ट सिस्टेमेटिक साइंटिफिक अप्रोच की संज्ञा दी है। 1910-11 में टेलर की पुस्तक पब्लिश हुई थी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्क्रीन पे यहाँ उनकी किताब भी देख रहे हैं। बाद में फिर वो रिवाइज्ड एडिशन आया था उसका, तो उसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मूल पुस्तक ये थी, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। रिवाइज्ड एडिशन फिर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी। टेलर हम देखते हैं कि अमेरिका में निजी कंपनी में इंजीनियर थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, समस्याएं देखी थी उनके समाधान के लिए, और फिर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जब टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंपनीज में लागू किया गया, तो उन कंपनियों के प्रोडक्शन में आउटस्टैंडिंग बढ़ोतरी हो गई थी, अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, और उसी की वजह से टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी गई थी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1850 के आसपास हुई थी, जब बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया गया था कंपनीज में, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था, और उससे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन कई सारी कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लेके आए थे, और एक बार फिर कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई थी प्रोडक्शन में, और इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की संज्ञा दे दी गई थी। परिणाम हुआ था कि ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया था। अमेरिका के अलावा दूसरे देश भी इस सिद्धांत को अपने यहाँ लागू करना चाह रहे थे, और जिन कंपनियों में टेलर ने सिद्धांत दिया, उनके अलावा कुछ दूसरी कंपनियां भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को अपने यहाँ लागू करने के लिए प्रेरित हुई थी। प्राइवेट कंपनीज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सबको लग रहा है कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाएं। अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ऐसा हो रहा है, तो दूसरी कंपनियां भी जरूर उन टेक्निक्स को, उन थ्योरीज, प्रिंसिपल्स को अपनाना चाहती हैं कि जिससे उनके भी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सके। यहीं से हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि अमेरिका में दूसरी कई कंपनियां थीं जो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को लागू करना चाह रही थीं, किया भी। मिडवेल और बेथलेहम कंपनी के बारे में हम जानते हैं, जहां टेलर ने एक्सपेरिमेंट किए थे और फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी थी। एक और कंपनी की हम बात कर रहे थे, फोर्ड कंपनी, जो कि कार बनाने वाली कंपनी है, उसने भी
टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपने यहां अप्लाई किया था। यूएस की ही और एक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। शिकागो सिटी में ये कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। ये भी टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को लागू कर रही थी अपने यहां। लेकिन जो टेलर के दावे थे, जैसा हम भी बात करके आए, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कई कई गुना उत्पादन बढ़ गया, उसी को देखते हुए इस कंपनी ने लागू भी किया टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को। लेकिन इस कंपनी को वैसे आउटपुट और रिजल्ट नहीं मिले जैसे कि मिडवेल या बेथलेहम में थे, जैसे हमने दावे किए थे। वो देखा भी कि 12 टन अगर पुराने फावड़े का यूज करके दिन भर में लेबर काम करता था, कच्चे लोहे को ढोते था, नए फावड़े आए तो 48 से 60 टन तक वो काम होने लगा। मतलब 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी देखी गई। टेलर ने कहा मानसिक क्रांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े रुक जाएंगे, संगठन में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। लेकिन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अनुभव बहुत अच्छे नहीं थे टेलर के सिद्धांत को लागू करने के बाद भी। उस कंपनी में न तो अपेक्षित मात्रा तक उत्पादन बढ़ा था, अभी भी श्रमिकों में असंतोष था, समस्याएं थीं, वही जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ना, लड़ाई झगड़ा, काम के प्रति अरुचि, उदासीनता की भावना। मतलब कहा जाए कि वैसी सफलताएं नहीं मिल रही थीं जैसे कि दावे हमने देखे भी, और सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम से हमने इसे इतनी बड़ी संज्ञा भी दे दी। तो फिर अब जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध है, पहली व्यवस्थित विचारधारा, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, द्वितीय औद्योगिक क्रांति, लेकिन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी तो नहीं है सेटिस्फाई। वहां तो साइंटिफिक मैनेजमेंट उस कंपनी के अपेक्षाओं आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहा है। ये स्थिति थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की, जो कि अमेरिकी कंपनी थी। इसी संदर्भ में फिर टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की जांच आवश्यक हो गई थी। देखिए, अल्टीमेटली हमें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, हमारा पर्पस यही है। अब तक हमें लग रहा है कि अच्छा टेलर ने एक थ्योरी दी है, उससे हो जाएगा ये काम। लेकिन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में तो नहीं है इस तरह के रिजल्ट। तो वैसी स्थिति में अब क्या करें क्या नहीं करें वाली स्थिति बन गई है। अगर टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो जो बातें कही हैं, चाहे वो DPRS हो, चाहे फंक्शनल फॉर्मेंसिव हो, चाहे कैरेट एंड स्टिक विचारधारा हो, जो जो टेलर ने बातें कहीं, अगर वो सब वास्तव में प्रोडक्शन के लिए इतनी ज़रूरी हैं, कंपनी लागू भी कर रही है, तो फिर इस कंपनी को क्यों वैसे आउटकम नहीं मिल रहे हैं, वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। और अगर टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में जो बातें कही हैं वो बातें सही नहीं हैं, तो भी फिर हमें रिसर्च करके ये जानना है कि फिर टेलर में क्या कमियां हैं, कैसे हम अब प्रोडक्शन बढ़ाएं, कैसे जो श्रमिकों का असंतोष है उनको सॉर्ट आउट करें, उनका समाधान करें। तो दोनों कंडीशन में टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को जांच करना आवश्यक हो गया था कि टेलर सही हैं तो कहीं कंपनी तो उनको लागू करने में कुछ गलतियां नहीं कर रही, और अगर टेलर ही गलत हैं तो फिर सही क्या है। अगर टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को हम एक लाइन दो लाइन में कुछ सार रूप में कहें तो देखिए, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का सार है
कि भौतिक यांत्रिक कारकों का उत्पादन वृद्धि से सीधा और सकारात्मक संबंध होता है। सार देखिए, यही 2 लाइन है वैज्ञानिक प्रबंध की। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो मैकेनिकल अप्रोच हो, वो इकोनॉमिक मैन का कॉन्सेप्ट हो, वो क्लोज सिस्टम हो, सार तो यही है। फिजिकल मैकेनिकल जो चीज़ें हैं बस वही प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने से सीधे तौर पे जुड़ी हैं। ज़्यादा पैसा दे दो, ज़्यादा बोनस दे दो तो ज़्यादा उत्पादन होता है, अच्छी कार्य दशाएं दे दो तो उत्पादन होता है, और नहीं तो उत्पादन नहीं होता है। यही सोच है। उसी सोच की हमें जांच करनी है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। भौतिक यांत्रिक कारकों का उत्पादन वृद्धि से कोई सीधा सकारात्मक संबंध है भी या नहीं है। जांच के लिए 27 से 32 के बीच में हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट किए गए। शिकागो सिटी का ही एक गांव कस्बा है, उसका नाम है हॉर्थॉर्न। वहां उस कंपनी का एक प्लांट लगा हुआ था। उस प्लांट में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जांच करना था और फिर जांच के आधार पे क्या रिजल्ट मिल रहे हैं उसके आधार पे कुछ हमें फिर नए थ्योरीज, नए प्रिंसिपल्स को डेवलप करना था। तो हॉर्थॉर्न में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। हॉर्थॉर्न गांव या कस्बा है शिकागो का जहां वो प्लांट था कंपनी का, उसी के नाम पे उन प्रयोगों का नाम पड़ गया हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हुए 27 से 32 के बीच में। उन प्रयोगों के निष्कर्ष मिले हमें 1939 में। हमें मिले मतलब दुनिया को कब पता लगा भाई? जब वो जो प्रयोग करता थे उन्होंने जब अपने प्रयोगों, अपने निष्कर्षों के बारे में कोई आर्टिकल लिखा, कोई पेपर पब्लिश किया, कोई किताब लिखी, हमें तो तब पता लगेगा कि अच्छा ऐसा हुआ। नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। और आजकल का वो आईटी वाला जमाना तो है नहीं है कि अभी कुछ हुआ है 2 मिनट में ट्विटर पे आ जाएगा कि तो 1939 में एक बुक पब्लिश हुई, मैनेजमेंट एंड द वर्कर। उस बुक का भी देखिए यहां कवर लगा हुआ है, मैनेजमेंट एंड द वर्कर। उस बुक में हॉर्थॉर्न प्रयोग और उनके जो निष्कर्ष थे वो शामिल किए गए, उसी पे ये किताब लिखी गई। और इस किताब के आने के साथ ही हमने मानव संबंध सिद्धांत की शुरुआत मान ली। किताब का नाम ही देखिए, मैनेजमेंट एंड वर्कर, प्रबंध एवं कार्मिक। मतलब अब हम केवल प्रबंध की बात नहीं करेंगे बल्कि अब हम कार्मिकों की भी बात करेंगे। किताब के नाम से ही देखिए आप, वहां नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। केवल किताबों के नाम में ही देखिए पूरा सार छुपा हुआ है। प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, केवल हम तकनीक और नियम कानूनों की बात करेंगे, भाई किताब का नाम ही है। और यहां है मैनेजमेंट एंड द वर्कर, तो मतलब अब हम मैनेजमेंट के साथ साथ वर्कर की भी बात करेंगे। किताब का नाम है तो ऐसी सी बात है, अंदर होगा भी तो कुछ वैसा, वही तो नाम रखा गया है किताब का। तो मतलब वो वैज्ञानिक प्रबंध और ये मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशन, हम लोगों के आपस के संबंधों, उनकी भावनाओं, समस्याओं, उनकी फीलिंग्स, उनकी पसंद नापसंद, अब इन चीजों की बात करेंगे। तो वास्तव में वैज्ञानिक प्रबंध की समीक्षा के परिणाम स्वरूप ही मानव संबंध सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है। आधार साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी ही है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के लिए।
जो ये प्रयोग हुए 1927 से 32 के बीच में, ये प्रयोग किए एल्टन मेयो, जो कि आप देख रहे हैं, और उनके कुछ सहयोगी थे उन्होंने। बल्कि एल्टन मेयो के पहले भी इन हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी जॉर्ज पेनॉक नाम के व्यक्ति ने। जॉर्ज पेनॉक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के ही एक कर्मचारी थे। वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को लागू होते हुए देख रहे थे और समस्याएं भी देख रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए, जो स्थितियां टेलर के सामने थीं वही स्थितियां जॉर्ज पेनॉक के सामने थीं। टेलर भी कंपनी के कर्मचारी थे, समस्याएं देख रहे थे, समाधान के लिए प्रयोग कर रहे थे। बस वही स्थिति यहाँ जॉर्ज पेनॉक, ये भी कंपनी के कर्मचारी, बस अब यहाँ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलरेडी है, उसको लागू कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल रही हैं, समस्याएं दिख रही हैं। तो जॉर्ज पेनॉक ने प्रयोग शुरू किया। हाँ, लेकिन बाद में फिर उन्होंने एल्टन मेयो को बुलाया अपनी कंपनी में। एल्टन मेयो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे उस समय अमेरिका में। एल्टन मेयो समाजशास्त्री थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। जॉर्ज पेनॉक की किसी पार्टी में मुलाकात हुई एल्टन मेयो से, परिचय हुआ एक दूसरे का। जॉर्ज पेनॉक को पता लगा कि एल्टन मेयो समाजशास्त्री हैं और इस तरह के एक्सपेरिमेंट एल्टन मेयो ऑलरेडी 1923 में फिलाडेल्फिया की एक कपड़ा मिल में इस तरह के एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके थे एल्टन मेयो। बातचीत चर्चा के दौरान जब ये सब बातें पता लगी पेनॉक को, तो पेनॉक ने कहा, आप तो बड़े अच्छे आदमी, आप तो हमारे काम के आदमी निकले। हमने भी अपनी कंपनी में कुछ इस तरीके के प्रयोग शुरू किए हैं। आपको तो लंबा अनुभव है, समाजशास्त्री हैं, आप आइए और जरा अपने समाजशास्त्रीय नजरिए से जरा बताइए देख के कि कंपनी की जो ये हमारी समस्याएं हैं, श्रमिक असंतोष है, काम में मन नहीं लगना है, जल्दी जल्दी नौकरी छोड़ना, जरा बताइए कि कैसे इस तरह की समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। तब फिर मेयो पहुंचे उनकी कंपनी में अपनी टीम के साथ। वो जो हॉर्थॉर्न प्रयोग शुरू किए थे जॉर्ज पेनॉक ने, फिर मेयो ने उनका जिम्मा संभाला। लगभग 5 साल तक ये प्रयोग चले। मेयो के एक दो सहयोगी थे, वो आप यहां देख रहे हैं। एक रॉथलिसबर्गर, बेसिकली ये किताब भी उन्होंने ही लिखी थी 1939 में। रॉथलिसबर्गर, फ्रिट्ज रॉथलिसबर्गर, मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। एक मेयो के सहयोगी थे विलियम जॉन डिक्सन, ब्रिटिश डिप्लोमेट। एक तरह से कहा जाए तो जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं और साथ में उनके पीएचडी वाले कुछ स्टूडेंट होते हैं, शोध छात्र होते हैं। तो बस एक तरह से वही स्थिति कि मेयो प्रोफेसर, ये सब उनके टीम के मेंबर पहुंचे सब ये दलबल के साथ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉर्थॉर्न प्लांट। और फिर उन्होंने इन प्रयोगों को आगे किया। मेनली ये 27 से 32 के बीच में प्रयोग हुए। उन्हीं के जो निष्कर्ष थे, एक्सपीरियंस थे, वो फिर रॉथलिसबर्गर ने किताब लिखी। 1939 तक आते आते वो किताब पब्लिश हुई। तब पूरी दुनिया को पता लगा कि अच्छा, जंगल में मुड़ना चाहे ऐसा हुआ है। मतलब हॉर्थॉर्न प्रयोग हुए हैं, उनके क्या प्रयोग हुए हैं, क्या निष्कर्ष मिले हैं, हमने जाना। और तभी से फिर हमने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी की शुरुआत मान ली। तो ये तो पूरी कहानी या पृष्ठभूमि है कि मानव संबंध सिद्धांत कब आया, क्यों आया, क्या संदर्भ, क्या परिस्थितियां थी। अब हमें ये जानना है कि हॉर्थॉर्न में कौन कौन से प्रयोग हुए और उनके निष्कर्ष क्या थे। देखिए यहां हॉर्थॉर्न प्रयोग यहां लिखे हुए हैं और फिर इसके बाद हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि उन प्रयोगों के निष्कर्ष क्या थे।
संक्षेप में हम जानेंगे ये प्रयोग क्या थे। हॉर्थॉर्न बक्स, देखिए पिक्चर लगी हुई है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉर्थॉर्न बक्स, एक ड्राइंग के रूप में बस लगा दिया गया है। हॉर्थॉर्न प्रयोगों का संचालन जो हुआ, 4-5 जो इम्पोर्टेंट प्रयोग हुए, यहाँ नाम देख रहे हैं आप। पहला प्रकाश चमक का प्रयोग, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। 24 से 27, मतलब वो जो जॉर्ज पेनॉक ने शुरू किया था तो वो तो चल ही रहा था पहले से, हमने कहा। फिर मियो ने आके जिम्मा संभाला, तो एक वो था। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम यंत्र संग्रहित परीक्षण कक्ष प्रयोग 27 से 29। साक्षात्कार कार्यक्रम इंटरव्यूइंग प्रोग्राम 28 से 30। बैंक वायरिंग निरीक्षण कक्ष बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन स्टडी 32, लगभग उसी के आसपास। फिर कर्मचारी परामर्श, जो वर्कर्स हैं उनकी एडवाइस ली गई कि बताइए आप क्या चाहते हैं। तो ये 4-5 प्रयोग किए गए जिन्हें हम सामूहिक रूप से हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। क्या थे ये एक्सपेरिमेंट, संक्षेप में इनको जानें। जैसा हम बात कर रहे हैं कि हमें टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिव्यू करना है, समीक्षा करनी है और देखना है कि भौतिक यांत्रिक कारकों का वास्तव में उत्पादन वृद्धि से सीधा संबंध है भी या नहीं है। मेयो उनके सहयोगी गए हॉर्थॉर्न प्लांट में। कंपनी का नाम आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी, मतलब बिजली का सामान बनता था कंपनी में। 2 कमरे चुने इन लोगों ने प्रयोग के लिए। महिला श्रमिक बेसिकली काम कर रही थी उन प्रयोगों, उन कमरों में। टेलीफोन के तार बनना या और जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं वो सब बनाए जाते थे कंपनी में। 2 कमरों को इन्होंने चुना एक्सपेरिमेंट के लिए। भौतिक यांत्रिक कारकों के ऊपर हमें प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान रखें। टेलर ने कहा है मानकीकृत कार्यदशाएं, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क कंडीशंस, उसमें हमने देखा कि बेहतर कार्यदशाएं भी शामिल हैं। हवा, पानी, रोशनी, विश्राम, चाय, ये सारी चीजें तो सब भौतिक यांत्रिक कारक ही। विश्राम को एक जरूर हमने कह दिया कि भाई इसे हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच दे दें, अदरवाइज तो भाई कितनी रोशनी हो, साफ सफाई हो नहीं हो, कब आना कब जाना, तो एक तरह से बस ये तो बेहतर कार्यदशाओं का पार्ट है। एक कमरे में इन लोगों ने, जैसा नाम है प्रकाश चमक का प्रयोग, उतने लाइट की, उतने प्रकाश की व्यवस्था की जितना टेलर ने बताया। हम बात कर रहे थे कि मैकडोनल्ड हो, डोमिनोज हो, सब टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को आज की डेट में लागू कर रहे हैं। एक एक चीज फिक्स है, कौन सी मशीन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, टेम्परेचर क्या होगा, कूलिंग कितनी होगी, कौन व्यक्ति किस मशीन को ऑपरेट करेगा, सब कुछ फिक्स। तो टेम्परेचर, लाइटिंग, हर कुछ फिक्स है। तो एक कमरे में उतना ही लाइट की व्यवस्था कर दी जितनी टेलर ने बताई है, और दूसरे कमरे में उस लाइट को थोड़ा सा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे करके देखा कि क्या इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है प्रोडक्शन से। मान लीजिए टेलर ने कहा है कि 10 बाई 10 का एक कमरा है, उसमें एक 60 वाट का बल्ब लगा हो तो उतनी रोशनी पर्याप्त है लोगों को काम करने के लिए। ठीक है, एक कमरे में लगा दिया उतना। दूसरे कमरे में 60 को घटा के 40 किया, 100 किया, कि क्या फर्क पड़ता है इन चीजों का। भाई भौतिक यांत्रिक कारक है, ये प्रकाश चमक जैसा नाम ही है। जब दूसरे कमरे में इन्होंने प्रकाश 60 को बढ़ा के 100 किया तो देखा कि उस कमरे में जो श्रमिक काम कर रही थी उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि मतलब ज्यादा लाइट तो ज्यादा उत्पादन। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने उसे घटा के 40 कर दिया।
और कंफ्यूज हो गए या कहें कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब 60 को 100 किया था तो उत्पादन बढ़ा, लेकिन जब 40 किया तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई। तो अभी जो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि उत्पादन बढ़ने से लाइट बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, अब तो डाउट हो गया उस बात पे। यहां तो लाइट घटने से भी उत्पादन बढ़ रहा है। मतलब अब अगर हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाहें तो अभी थोड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतने से प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहें तो कह सकते हैं कि शायद लाइट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन से। उस दूसरे कमरे में गए जहां वो 60 फिक्स कर दिया था जितना टेलर ने बताया, और इन लोगों ने पाया कि प्रयोग के दौरान उस दूसरे कमरे के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। जितना ये लोग कंपनी में पहुंचे, प्रयोग शुरू करने के पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था और अब प्रयोग हुआ है, तो इन्होंने पाया कि उतना ही प्रकाश है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, लेकिन प्रयोग के दौरान वहां भी उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो अब कुछ तो क्लैरिटी आ रही है बात में कि इसका मतलब है कि लाइट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। उतनी लाइट है तब भी उत्पादन बढ़ा है, बढ़ाई गई है तब भी बढ़ा है, और कम की गई है तब भी बढ़ा है। तो लग रहा है कोई और चीज है जो अभी इन लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है और थोड़ा जल्दीबाजी भी होगी। कुछ और करें एक्सपेरिमेंट ताकि इस बात को थोड़ा पक्की हो जाए, बात मजबूत हो जाए। और एक प्रयोग, रिले असेंबली टेस्ट रूम। प्रकाश के कलर चेंज किए गए। पुराने जमाने का वो जो बल्ब चलता था लाल बल्ब, उसकी जगह CFL लगा लो, कि आज तो अब LED लगा लो, या अलग अलग कलर के बल्ब आते हैं, देखिए लाल नीला पीला रंग बिरंगे, तो अलग अलग कलर चेंज करके, कि क्या इसका कोई रिलेशन है? प्रकाश के अलावा जो और भौतिक यांत्रिक कारक हैं, अदर फिजिकल मैकेनिकल फैक्टर्स, उनको भी अब शामिल किया गया एक्सपेरिमेंट में। जैसे टेलर ने कहा कि बीच बीच में ब्रेक दिया जाए कर्मचारियों को, ब्रेक के दौरान उनके चाय पानी का इंतजाम किया जाए। इन लोगों ने तो यहां तक कर दिया कि लंच ब्रेक होगा, और लंच भी घर से नहीं लाना है, बल्कि कंपनी में अब कैंटीन है और कैंटीन से मुफ्त में लंच मिलेगा। कि क्या इन सब चीजों का कोई फर्क है? अगेन, जब इन लोगों ने ये सब सिस्टम शुरू किया कि लंच का ब्रेक में कंपनी की तरफ से कैंटीन है, लंच फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन लोगों ने पाया कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो गई। तो फिर लगा कि शायद इसका मतलब कि ब्रेक लंच इन सब चीज़ों का रिलेशन है, कि भाई ऐसा हमने शुरू किया है, प्रोडक्शन बढ़ गया। चला कुछ दिन तक ऐसा, और फिर इन लोगों ने अचानक बंद कर दिया लंच वाला सिस्टम। अगेन, इन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि लंच शुरू किया तब भी प्रोडक्शन बढ़ा, और जब लंच की व्यवस्था बंद कर दी गई तब भी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब मतलब हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और निष्कर्ष यही दिख रहा है हमें कि इसका मतलब लाइट हो, ब्रेक हो, भोजन हो, इन सब चीज़ों, भौतिक यांत्रिक ही देखिए सारी बातें हैं ये, इन सब चीज़ों का उत्पादन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कोई और चीज है जो व्यक्ति को मोटिवेट कर रही है। देखिए, पहला पॉइंट देखिए, भौतिक तथा यांत्रिक कारकों का उत्पादन वृद्धि से कोई सीधा और सकारात्मक संबंध नहीं है। अब इन दो प्रयोगों के बाद तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बल्कि कोई और चीज है जो भी इन लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए एनफोर्सिंग फैक्टर के रूप में काम कर रही है, मोटिवेट कर रही है। मतलब व्यक्ति चाहे तो
उत्पादन बढ़ा सकता है। कम से कम लाइट, ब्रेक, भोजन, इन सब का तो रोल नहीं है। व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ा सकता है। मतलब अब देखिए कि पहली बार क्या हो रहा है कि हम व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं, उसकी चाहत की बात कर रहे हैं। अभी तक तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति को मौका मिले तो वो काम से बचना और भागना चाहता है, एक्स विचारधारा। पहली बार देखिए अब ये अप्रोच आ रही है कि व्यक्ति चाहे तो उत्पादन बढ़ा सकता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो जरूरत है हमें कि हम व्यक्ति की चाहत को, उसकी भावनाओं, उसकी पसंद नापसंद को समझें और उन्हें संतुष्ट करें। शायद अभी हम लोग जाने अनजाने ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए व्यक्ति उत्पादन बढ़ा रहा है। भोजन मिल रहा है तब भी और भोजन नहीं मिल रहा है तब भी। भाई उनके अनकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग अभी हम पता लगाएंगे, लेकिन अभी उन दो प्रयोगों से जो निष्कर्ष मिल रहे हैं तो ये मतलब व्यक्ति के बारे में अब सोच हो गई है सकारात्मक तथा आशावादी या वाई विचारधारा। आगे बढ़े। अब हमें जानना है क्यों हर कंडीशन में उत्पादन बढ़ा रहे हैं लोग, क्या चल रहा है उनके कॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में। तो अब देखिए तीसरा, साक्षात्कार कार्यक्रम, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। अब 1 to 1 उनके इंटरव्यू लिए गए, क्योंकि अब हमें जानना है कि भाई पता तो लगे कि आखिर क्या राज क्या है। 1 to 1 सबके इंटरव्यू लिए गए, पूछा गया भाई बताइए आप लोग क्या है आपके दिमाग में। हमने प्रकाश बढ़ाया तो भी उत्पादन बढ़ाया, आपने घटाया तो भी बढ़ा उत्पादन, उतना था तब भी बढ़ा उत्पादन, भोजन दिया तो भी, बंद कर दिया तब भी आप लोग उत्पादन बढ़ा रहे। क्या चल रहा है आप लोगों के मन में बताएं। जो उन लोगों ने जवाब दिए वो भी बड़े चौंकाने वाले थे, या कहें कि इनके लिए नहीं थे चौंकाने वाले, लेकिन अब तक जो ट्रेंड चल रहे थे टेलर के बाद उस लिहाज से चौंकाने वाले थे। इन लोगों ने किसी ने ये नहीं कहा कि जिस दिन आपने हमें मटर पनीर की सब्जी दी थी या चिकन मटन खिलाया था उस दिन हमने उत्पादन बढ़ाया था, जिस दिन आपने दाल रोटी दी थी तो उस दिन हम लोगों ने काम नहीं किया था। मतलब कोई ऐसा इनका निष्कर्ष सुझाव नहीं था कि खाने की क्वालिटी कैसी थी, या कुछ मीठा दिया था, या वेज नॉन वेज दिया था तो हमने उत्पादन बढ़ाया या नहीं बढ़ाया। बल्कि इन लोगों का कहना था कि आपने हमारे बारे में सोचा, आप आके हमसे मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आज तक हमसे किसी ने इस तरह से बात ही नहीं की बिठा के कि पूछा हो हमसे। आप हमारे ऊपर आके एक्सपेरिमेंट कर रहे, मतलब हमारे बारे में सोच रहे। सोचता व्यक्ति उसी के बारे में जिसका जीवन में कुछ ना कुछ महत्व होता है। भाई कभी हम ऐसे आदमी के बारे में सोचते हैं जिसको हम नहीं जानते, जिसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है, कभी नहीं सोचते। फिर उसी के बारे में तो सोचते हैं जिसको हम जानते हैं, लेना देना है। भाई हम लोग अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, क्यों? तो हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, भाई बहन, पति पत्नी जो भी। तो भाई जो ज़्यादा है तो दोस्त यार, बहुत है तो और अड़ोसी पड़ोसी, मतलब जिसको हम किसी ना किसी रूप में जान रहे, रिलेशन है, तो उसी के बारे में हम सोचते हैं, चिंता करते हैं। अच्छा हो जाए तो खुशी होती है, कुछ बुरा हो जाए तो दुख होता है। तो आपने हमारे बारे में सोचा। आज आप अगर हमारे बीच में हो, हमसे पूछ रहे, बातचीत कर रहे, हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे और सोचा, इसका मतलब कि आपने हमें अपनी कंपनी, अपने संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना और हमें बस इसी बात की खुशी है, इसीलिए हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। आप भोजन दो या नहीं दो ये हमारे लिए सेकेंडरी है, इसका महत्व नहीं है हमारे लिए।